वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो हम सबसे पहले आज यूनिट 10 करने जा रहे हैं, जो कि आपके सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपके पास एमपीएस या इस टाइप के भी सब्जेक्ट फ्यूचर में होंगे तो उसमें भी हेल्प करेगा, और ये हर जगह हेल्प करता है। तो इस चैप्टर का नाम ही सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि ये डेवलपमेंट, विकास आप समझ लीजिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब समय के साथ बहुत बदला है। शुरुआत में डेवलपमेंट का या विकास का मतलब ये था कि लोगों के पास पैसा हो, बट हमने ग्रेजुअली रियलाइज किया धीरे धीरे जब विकास होने लगा कि सिर्फ पैसा सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर देगा, बल्कि सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में हमने क्या किया है। कंट्रीज का हम एग्जाम्पल ले तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हो गए हैं, और विकास हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के गांव में पानी आना उनके लिए विकास हो सकता है, तो किसी गांव में वाईफाई आना विकास हो सकता है। ठीक है। तो हम जब भी बात करते हैं डेवलपमेंट की तो हम पैसे से उसको जोड़ के देख लेते हैं, स्पेशली कंट्रीज भी, वो कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया, जापान और जर्मनी। इन सब जो 20वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी में थोड़ी सी वेल्थ की तरफ अट्रैक्टेड थी। ठीक है। तो यहाँ पे ये मॉडल था कि कैसे भी आपको पैसा कमा के जो देश है उसको अमीर करना है। ठीक है। इन लोगों ने बेसिकली ग्रोथ मॉडल्स को अपनाया, और बेसिकली एक वेस्टर्न डेवलपमेंट का मॉडल आया था कि भाई आप कृषि से हट के इंडस्ट्रीज की तरफ जाओ तो आपका देश डेवलप होने लगेगा। लोगों ने क्या किया कि जो भी रिसोर्सेज इनके देश में अवेलेबल थी, जो भी संसाधन इनके देश में अवेलेबल थी, उसका इस्तेमाल करके, इस्तेमाल क्या किया, उसका एक्सप्लॉइटेशन किया। कि पेड़ थे तो जंगल थे तो उनको पूरा काट काट के पेड़ों को बेच दिया और वहाँ पे फैक्ट्रीज खड़ी कर दी, क्योंकि फास्ट मनी अर्न करने का यही तरीका था। लेकिन हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि जो हम ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, कि बिल्कुल तबाही मचा दे रहे हैं, जो भी संसाधन है उसको एकदम मिसयूज कर रहे हैं, उससे रियल डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। जो डेवलपमेंट उस टाइम पे उन देशों में हो रहा था, जैसे कि जर्मनी हो गई, यूनाइटेड स्टेट हो गया, वो डेवलपमेंट सबके लिए इक्वल नहीं था। बस कुछ जो लोग थे वो अमीर हो रहे थे, बाकी लोगों को गरीबी होते जा रहे थे। उसके अलावा दिक्कत ये थी कि कहीं ना कहीं ये जो हमने ग्रोथ मॉडल अपनाया था, विकास का जो मॉडल अपनाया था, वो सस्टेनेबल नहीं था। हम सारे रिसोर्सों को, जितने भी हमारे पास संसाधन है, उसका प्रयोग कर लेंगे तो आगे की जनरेशन के लिए क्या बचेगा। और उसके बाद भी अगर हम इतना यूज़ करने के बाद भी सबको हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे और कुछ लोग हद से ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तो इस मॉडल का फ़ायदा क्या है। इस टाइप के सवाल उठने लगे थे। अब इस आइडिया को लेके, इकोनॉमिक मॉडल को लेके, जिसकी बात हमने बात की अभी, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, कि केवल हम अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के, देश पे कितना पैसा आ रहा है, देश कितना कमा रहा है, चाहे उसके लिए कितनी भी तबाही हो रही है, इस पे फोकस करते आ रहे थे। लेकिन जो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब था, वो इवोल्यूशन करना था। ठीक है। ऐसा करना था कि विकास इस प्रकार का हो कि सबको मिले, और सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे नहीं, हर तरीके का डेवलपमेंट हो। जैसे कि ऐतिहासिक तौर पे जितने भी लोग हैं, थिंकर्स हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने बिलीव किया है ना कि हम लोग एक इवोल्यूशन कर रहे हैं, यानी सोसाइटीज जो है ना वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। अब मे बी आप कंफ्यूज हो गए सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे होती जा रही है। तो आप सिंपल एग्जांपल देखिए कि क्या होता है। कि पहले हमारी सोसाइटीज जो थी, वहाँ पे कृषि होता था, लोग एक दूसरे में बेच के, गाँव में ही बार्टर सिस्टम चलता था ना, कि आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, तो हमने एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके के सोसाइटीज से हम धीरे धीरे इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़े। इंडस्ट्रीज में और कॉम्प्लेक्स होते होते आज हम बहुत ही मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व हुई है, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनी है। और इस आइडिया को बहुत सारे थिंकर्स जो थे वो मानते थे, जैसे कि ऑगस्ट कॉम, जो कि हमारे सोशोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और इनके अलावा मॉर्गन और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि हमारी सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती गई है। ठीक है। हमारे पास ना कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके थ्योरीज हैं। सबसे मेन थ्योरी में से आती है लीनियर स्टेज ग्रोथ थ्योरी। ठीक है। इसका बेसिक आइडिया होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, आप एक बार हिंदी मीडियम की हैं तो चेक कर लीजिएगा। इस थ्योरी को बेसिकली एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स वगैरह मानते हैं। तो ये मानते हैं कि जो समाज है ना, या इकोनॉमी है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आगे बढ़ती है। ठीक है।
और डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो अगर हम डब्लो रोस्टो का स्टेज ऑफ ग्रोथ का एग्जाम्पल लें तो इसी थ्योरी के अंदर वो आते हैं लीनियर स्टेज ग्रोथ में। तो ये बात करते हैं कि सबसे पहले समाज में ना सिंपल समाज होगा, उसको वो ट्रेडिशनल समाज बोलते हैं। फिर उसको बोलते हैं कि वो धीरे धीरे प्री कंडीशंस डेवलप होंगी उस ट्रेडिशनल समाज में। थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज। पहले समाज ट्रेडिशनल होगा। इनकी अगर हम 5 स्टेजेस की बात करें जिसमें समाज सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया, तो सबसे पहले तो समाज ट्रेडिशनल सोसाइटी होगा, वहाँ पे सब कृषि वगैरह कर रहे होंगे, गाँव में रह रहे होंगे। फिर धीरे धीरे लेबर्स बढ़ेंगे जो कि मतलब कृषि पे काम नहीं करना चाहते या कृषि में जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा है। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज या इस तरीके की चीज़ें डेवलप होने लगेंगी या डिमांड बढ़ने लगेगा। फिर क्या होगा, टेक ऑफ होगा। ठीक है। एंड मतलब ग्रेजुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए पूरा सिस्टम तैयार होगा और फिर वो टेक ऑफ करके एक मिच्योर सिस्टम में बन जाएगा, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा, सोसाइटी मॉडर्न हो जाएगी। तो ये जो थ्योरी है इसमें लोग बिलीव करते हैं कि एक ही लाइन में डेवलपमेंट होता गया है, एक के बाद एक नए नए स्टेप्स आते गए और समाज हमारा विकसित होता गया। दूसरा जो थ्योरी है जिसको आर्थर लेविस का मॉडल बोला जाता है, इसमें ये स्ट्रक्चरल चेंज की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर चेंज की जब भी बात आए ना तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि समाज का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें कुछ बदलाव आया है। तो इनका मानना था कि समाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे इतना एम्फेसिस कैसे आता है कि लोग, पहले तो समाज सिंपल था, उसमें कृषि करते थे, बार्टर सिस्टम था, गांव में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ, अब ज़्यादा लोग थे और जमीन तो उतनी ही थी। अब उन ज़्यादा लोगों को भी काम की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे लेबर हमारे पास ज़्यादा हो गए। तो धीरे धीरे गाँव में काम कम होने लगा तो लोग शहरों की तरफ चलने लगे, शहरों में ज़्यादातर इंडस्ट्री शुरू हुई। और इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर में चेंज आया कि जहाँ हम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी थे उससे हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगे, और जिसने जीवन शैली को भी बदल दिया और इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह शुरू हो गया। तीसरी थिंकिंग है वो नियो क्लासिकल काउंटर रिवोल्यूशनरी थ्योरी मानी जाती है। इसका बेसिक ये था कि थिंकिंग ये था कि जो शुरुआत से ही स्टेट है उसका बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है, यानी स्टेट जब भी, अगर कोई भी समाज है वहाँ पे गवर्नमेंट या स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करेगी, या जो रिसोर्स अलोकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर करेगी या बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाएगी, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन या कैपिटलिज्म फैलेगा नहीं। आप सिंपल समझिए, इनका कहने का मतलब है कि पूंजीवाद फैलने के लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल इंटरफेयर करना बंद करना पड़ेगा इकोनॉमी में और मार्केट में। मार्केट को फ्री छोड़ेंगे तो अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। सिंपल टर्म में न्यू क्लासिकल्स जो थे वो इस बात को मानते थे। इन उन लोगों ने कहा कि फ्री मार्केट को छोड़ो, मतलब मार्केट में एकदम गवर्नमेंट का बिल्कुल हाथ ही ना हो, गवर्नमेंट अपने आप मार्केट जो है वो चलेगी। क्योंकि आपने एक थ्योरी सुनी भी होगी एडम स्मिथ की कि इनविजिबल हैंड होता है जो अपने आप ही मार्केट को रन करता है, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चलेगा। लोग खुद ही अपने हाथ पैर मारेंगे और खुद ही काम ढूंढेंगे और काम करेंगे या कुछ भी इस तरीके से करेंगे कि वो पैसा कमा सके। तो ये लोग इस तरीके का आइडिया पे बिलीव करते थे जो कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है। तो आपने मेजर सारी थ्योरीज जो इस जगह पे आ रही हैं वो समझ लिए। बेसिकली इनका नियो क्लासिकल्स का था कि फ्री मार्केट छोड़ दो, क्योंकि पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। अगर गवर्नमेंट मार्केट में हाथ वो डालेगी तो उससे मार्केट सही से चलेगा नहीं, अपने आप ही मार्केट चलेगा। अब हम आते हैं इस फेज में कि हमें रियलाइज होता है कि जो हमने ग्रोथ का मॉडल अपनाया, जो हमने आर्थिक डेवलपमेंट पे केवल फोकस किया कि पेड़ों को काट दिया एकदम, मतलब बिल्कुल हमने कुछ और सोचा ही नहीं। हमें सिंपल था कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे पास पैसा हो। इसकी वजह से अ, विकास हुआ, लेकिन उसको हम विकास कह नहीं सकते क्योंकि वो विकास सब तक पहुंचा नहीं और हर लेवल पे नहीं पहुंचा। ठीक है। पैसा हर चीज सॉल्व नहीं कर सकती है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इन सिंपल टर्म्स आप समझिए कि मान लीजिए कि आपके देश में बहुत पैसा है पर आपके देश में अच्छे स्कूल्स नहीं है, आपके हेल्थ की जो सिस्टम होती है या मतलब हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं वो नहीं है, तो उसका फ़ायदा ही क्या है। मतलब ऐसा होगा नहीं, बट
ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ह्यूमन को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छा रहने की जगह मिल रही है, अच्छा खान पान है, हेल्थ है, एजुकेशन है, विमेन एम्पावरमेंट है, समाज में इक्वालिटी है, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहा, कास्टिज्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। बट आप देखेंगे कि मतलब कुछ 200-300 सालों से ज़्यादातर कंट्रीज़ ने फोकस क्या किया कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, उसके बियॉन्ड सोचा नहीं, और इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाया। ठीक है, हमें जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट सिंपल इकोनॉमिक ग्रोथ करना या पैसा कमाना नहीं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह भी हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को दिखाती हैं। एंड कुछ क्रिटिसिज्म अब जब लोगों को समझ में आया कि जो हमने मॉडल अपनाया है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का, यानी सिर्फ पैसा कमाना है और कुछ सोचना ही नहीं है, कहीं ना कहीं वो गलत है। तो फिर इसके लिए आलोचनाएं शुरू हुई, कई सारे थिंकर्स आके बोले कि जो हम अब मान लीजिए कि अमेरिका ने, यूरोप ने ये मॉडल अपनाया और वो सक्सेसफुल हो गए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी आ गई, ठीक है, लेकिन अब जो उसके बाद से देश आज़ाद हो रहे थे उनको भी वही रास्ता फॉलो करने के लिए लोग कहने लगे। मतलब एक सिंपल थ्योरी बन गई थी कि आपको विकास करना है, अगर आपको विकास करना है तो आपको एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्रीज पे फोकस करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज पे हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपके यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। ये थ्योरी थी। अब मान लीजिए कि भी बहुत चीज़ें हो रही थी यूरोप में भी, मतलब इस तरीके का डेवलपमेंट हो गया था। अब जो नए देश आज़ाद हो रहे थे, जैसे भारत आज़ाद हुआ, बहुत सारे फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया के देश आज़ाद हुए, अफ्रीका आज़ाद हुआ, तो उनके ऊपर भी यही थोप दिया गया कि अगर आपको विकास करना है तो इंडस्ट्रीज में खूब सारा इन्वेस्टमेंट करो। और इसीलिए लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि जितना हम इसको कह रहे हैं ना कि भाई एकदम इंडस्ट्रीज पे ध्यान दो, कैपिटलिज्म ला दो, ये उतना सही थ्योरी था नहीं। ये थ्योरी यूरोप के लिए, वेस्टर्न सोसाइटीज़ के लिए ठीक थी, पर जो नए स्टेट्स आ रहे थे ज़रूरी नहीं था कि उनके लिए भी ठीक थी। अब रोस्टो यहाँ पे जो रोस्टो की थ्योरी है वो यहाँ पे क्या बोलती है कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, मतलब जो उस टाइम पे आज़ाद हो रही थी, भारत अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थी या हमारे साउथ एशिया की कंट्रीज़ थी, तो रोस्टो के हिसाब से इन्होंने हमें 5 दिया था। मैं जिस तरीके से बताया कि 5 स्टेजेस बोलते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर मतलब प्री प्रिपरेशन, देन टेक ऑफ करती है सोसाइटी। तो ये बोलते हैं कि जो कंट्रीज डेवलप नहीं हुई हैं वो अभी अपने ट्रेडिशनल फेज में ही हैं, यानी वो भी कृषि ही कर रही हैं, और उनके पास मतलब वो अगले फेज में गई ही नहीं है। इनका कहना था कि वो विकसित ही नहीं हुई हैं सोसाइटीज, स्पेशली हम लोगों की जैसी कंट्रीज की बात कर रहे थे ये, जो कि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, बिकॉज हमारे यहाँ व्यापार भी हो रहा था, इंडस्ट्रीज भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट इन लोगों ने जो मान लिया था कि विकास का एक ही चरण होता है, या विकास को अगर आपको प्राप्त करना है तो यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, वो हर जगह लागू नहीं हो रहा था और वो होगा भी नहीं, बिकॉज हर कंट्री का अलग सिस्टम होता है। ठीक है, जो भी इन लोगों ने स्टेप लगा रखी थी कि बस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करो, इंडस्ट्रीज लगाओ, वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल थी, इन्वायरमेंट को एकदम खराब कर दी थी। आप जंगल का जंगल काटे जा रहे हैं, आप सोच ही नहीं रहे कि कल को क्या होगा, ना अगली जनरेशन का सोच रहे हैं, और फैक्ट्रियाँ लगाए जा रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। अब क्या हुआ कि जो वेस्ट के मॉडल को अपनाने का वो था, वेस्ट के पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रिसोर्सेज जो थी या जो संसाधन था वो बहुत ज़्यादा था और पॉपुलेशन कम थी। अमेरिका का ही एग्जांपल लीजिए तो उनके पास संसाधन बहुत था और पॉपुलेशन भी कम थी। लेकिन सेम केस आप भारत पे या अफ्रीका के कंट्रियों पे तो नहीं लगा सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे तो रिसोर्सेज भी कम थी। मतलब भारत का तो केस फिर भी अलग है, अफ्रीका का अगर हम देखें तो वहाँ तो संसाधन कम थे और जनसंख्या ज़्यादा थी, तो क्या सेम मॉडल चलेगा? नहीं। अब क्या हुआ, सेम मॉडल इन्होंने अपनाया, एक तबका था वो कुछ ज़्यादा ही सब कुछ पे कब्जा करके अमीर बन गया, वहीं दूसरा जो तबका था उनके पास बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चीज़ें नहीं थी। तब आती है हमारी डिपेंडेंसी थ्योरी, और डिपेंडेंसी थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आती है थ्योरी। ये बताती है कि जो अमीर कंट्रीज है वो किस तरीके से छोटी कंट्रीज को या गरीब कंट्रीज को, छोटी का मतलब यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि वो जनसंख्या में छोटी है या एरिया में छोटी है, छोटी इन द सेंस कि उन लोगों के पास उतना विकास नहीं था, उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, तो ये बड़ी कंट्रीज उनको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करती थी। सिंपली ये करती थी, लैटिन अमेरिका का एग्जांपल ले तो लैटिन अमेरिका में वही ब्राज़ील, वेनेजुला जैसी कंट्रीज आती हैं जो कि बहुत पिछड़ी हुई थी।
अब क्या किया जाता था कि इन कंट्रीज से, अफ्रीका के भी कंट्रीज का आप ले सकते हैं, भारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन कंट्रीज से कच्चा माल उठाया जाता और बड़ी कंपनीज, जो बड़ी कंट्रीज थी, अमेरिका जैसी, यूरोप की कई सारी कंट्री जैसे कि जर्मनी हो गई या जापान हो गया या ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी थी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी। वही अंग्रेज वाली थ्योरी समझ लीजिए कि यहाँ से कच्चा माल उठाया, अपने यहाँ पे उसका प्रोडक्ट बनाया और फिर हम ही को महंगे दामों में बेच रहे हैं। तो यही मॉडल फॉलो होने लगा और कहीं ना कहीं गरीब देशों को और डिपेंडेंट अपने ऊपर बनाया जाने लगा, डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, ज़्यादातर जो थ्योरीज थी वो प्रो कैपिटल या प्रो मैन्युफैक्चरिंग थी, मतलब ज़्यादातर कैपिटलिज्म पे कि पूंजीवाद को बढ़ावा दो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि इन्हीं थ्योरीज को फॉलो करके हर कंट्री जो थी वो पैसा कमा सके और अपने यहाँ के लोगों का वेलबींग सोच सके, क्योंकि पैसा से ज़रूरी नहीं है कि वेलबींग आए। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए रखे हुए हैं, आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है या आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह ही ठीक नहीं है, वहाँ पे गुंडागर्दी होती है, तो क्या सिचुएशन होगा? तो कोई आप खुश नहीं हो, आपका तो पैसा बेकार ही है। तो इसी तरीके की बात है। अब ये क्रिटिक जब होने लगा हमारे डेवलपमेंट सेंट्रिक या ग्रोथ सेंट्रिक या इकोनॉमिक सेंट्रिक बोल लीजिए, कि अर्थव्यवस्था पे जो बस उसी को देख के जो थ्योरीज बनाई गई थी, उसको क्रिटिसाइज जब करने लगे लोग, विलोचना जब करने लगे या आलोचना जब करने लगे, तो नई थ्योरीज आने लगी, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बेसिक ह्यूमन नीड्स अप्रोच। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।